Hello students, once again I welcome you all to this video lecture series. So today we will learn the working of three-phase induction motor. Now जो हमारी थ्री फेस की मशीन थी उसको हम लोगों ने अभी थोड़ा सा पढ़ा बट उसकी वर्किंग नहीं है देखी। तो चलिए उसकी वर्किंग देखते हैं, कैसे वो कार्य करती है, कैसे वो प्रारंभ की जाती है। तो सबसे पहले उसकी एक संरचना मैं आप लोगों के लिए यहाँ बनाता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरएमएफ देखा था। आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे या जाने थे कि यदि थ्री फेस की वाइंडिंग कहीं पर करी गई है, जैसे स्टेटर में की गई है, और यदि उसे क्या किया जाता है, थ्री फेस की सप्लाई दी जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। मतलब वहाँ पर वो क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। मतलब वो स्टेशनरी ना होकर के वो क्या होने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा। और घूर्णन कहाँ करेगा, तो घूर्णन वायु अंतराल में करेगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं अपने इस डायग्राम पर। तो यहाँ पर ये आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो गया। अब अगर नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थ्री फेस की एसी सप्लाई यहाँ देंगे, बिकॉज मोटर क्या करेगा, इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, आउटपुट इज मैकेनिकल। तो ये जो थ्री फेस की वाइंडिंग है, देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू में मैंने बनाया, बट RYB होता है, रेड येलो और ब्लू होता है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये थ्री फेस की वाइंडिंग स्टेटर पे करके रखी हुई है और इस स्टेटर को एक थ्री फेस की एसी सप्लाई, बैलेंस्ड एसी सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। बैलेंस सप्लाई इज नथिंग बट सभी फेजेस के बीच कितना डिग्री, 120 डिग्री का अंतर है। और ये रोटर है, इन रोटर्स पर क्या है, कंडक्टर्स लगे हुए हैं, कंडक्टर्स हैं। और रोटर की यदि संरचना हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा भी था जब हमने टाइप्स पढ़ा था, तो ये कुछ इस तरह से रहता है। और रोटर जो है वो क्या रहेगा, ये जो कंडक्टर्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट रहेंगे, या तो ये एंड रिंग से शॉर्ट रहेंगे या आपके थ्री स्लिप रिंग से शॉर्ट रहेंगे, जैसा हमने देखा था। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो वाउंड रोटर मशीन है या स्क्विरल केज है, अल्टीमेटली ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों फेस की जो वाइंडिंग होगी रोटर की वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किटेड होगी एंड से। चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ थ्री फेज एसी सप्लाई हम देते हैं तो स्टेटर में क्या होने लगता है, स्टेटर में फील्ड बनने लगती है। और जो फील्ड है वो क्या होगी, यहाँ घूमेगी। ठीक है, ये स्टेटर और रोटर के बीच ये जो गैप है इसे हम क्या बोलते हैं, एयर गैप, वायु अंतराल इसे कहते हैं। तो एयर गैप में क्या होगा, इतना एयर गैप नहीं होता, एयर गैप इज इन मिलीमीटर, बट मैंने आपको यहाँ जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन किया है। तो एयर गैप में क्या होगा, ये जो फील्ड है वो घूमेगी, और ये जो फील्ड है ये किस स्पीड से घूमेगी, तो स्पीड विल बी NS, सिंक्रोनस गति। हमने इसे पढ़ा है सिंक्रोनस मोटर्स में। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड से क्या हो रहा है, रोटर स्टेटर की फील्ड जो है वो रोटेट हो रही है। मान लीजिए कि ऐसे ये क्लॉकवाइज घूम रही है। अब जब ये रोटर की जो घूमती हुई फील्ड है ये स्टेटर के कंडक्टरों के ऊपर से पास होगी, जैसे मान लीजिए ये स्टेटर का कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये फील्ड इसके ऊपर से पास होगी, इसे स्वीप पास्ट कहा जाता है। स्वीप पास्ट, स्वीप पास्ट का मतलब, स्वीप का मतलब होता है कि ऐसे रगड़ करके या झाड़ करके निकल जाना। तो स्वीप पास्ट द रोटर कंडक्टर्स, जैसे ही ये क्या होगी, यहाँ पर पास करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वेशन यहाँ लगाया जाएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, या एन डी फाई बाई डी टी, या माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये इक्वेशन यहाँ पर लगेगा। अब क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर क्या होगा,
हर फील्ड जो है वो एक एक कंडक्टर को क्या करेगी, कुछ कुछ सेकंड्स के बाद क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ये तो घूम रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, और इसी फ्लक्स के चेंज के कारण इन रोटर बार्स में क्या होने लगेंगे, ईएमएफ जनरेशन हो जाएगा, दैट इज ई, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटेड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोले, जनरेटेड तो नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इसी ईएमएफ को अगर हम किसी कंडक्टर्स पर ईएमएफ का जनरेशन देखते हैं और वो कंडक्टर्स क्या हैं, शॉर्टेड हैं, तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, एक करंट का फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही इन कंडक्टरों में करंट फ्लो होने लगेगा, वहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। दैट फोर्स विल, ये जो फोर्स है, ये बल है, ये क्या करेगा, इस कंडक्टर को किसी एक निश्चित दिशा पर क्या करेगा, घुमाने का कोशिश करेगा। क्योंकि एक कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, वैसे ही सारे कंडक्टरों पे एक साथ ये फोर्स लगेगा। और जो हमारा रोटर है वो, ये जो हमारा रोटर है वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली एक दिशा पर घूमना चालू कर देगा। तो इसमें एक क्या आ जाएगा, एक रोटेशनल मोशन यहाँ इसको मिल जाएगा, और हमारा जो शाफ्ट से कनेक्टेड लोड है, लोड को ये क्या करने लगेगा, चलाने लग जाएगा। तो दिस इज सिंपल द वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब बात आती है कि ये किस दिशा पर घूमेगा। तो दिशा घूमने के लिए अगेन मैं लेंज लॉ पर ही जाऊंगा। तो लेंज लॉ ये बोलता है कि ये जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है यहाँ पर, तो इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इसके कारण क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है। अब ये ईएमएफ कहाँ आया, रोटर पे आया, और फ्लक्स चेंज कहाँ हो रहा है, इस एयर गैप के में होने वाले आरएमएफ के कारण। तो लेंज लॉ बोलता है कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ये फील्ड यहाँ बनाई गई और इस फील्ड के बनने के कारण यहाँ ईएमएफ आया, ये ईएमएफ और ये जो फ्लक्स है, ये दोनों आपस में ई इज इक्वल्स टू माइनस एन, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं। और ये जो ईएमएफ है, यहाँ पर ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है, इसको क्या करने का कोशिश करेगा, इसको कम करने का कोशिश करेगा, या फिर रिलेटिव डिफरेंस को क्या करेगा, ज़ीरो करना चाहेगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए, या इस रिलेटिव डिफरेंस को जितना पॉसिबली मिनिमम करने के लिए, ये जो रोटर की जो डायरेक्शन है, या रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फील्ड बनेगी, वो क्या करेगी, इस स्टेटर फील्ड के साथ कैच करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लक्स आया, उसके कारण ये फील्ड आई, फिर यहाँ गया, ये फील्ड आगे आएगी, फिर ये आगे गया, ये इसको इसके साथ में ये मैच करने का कोशिश करेगा। लेकिन अब आप सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ देखेंगे कि ये जो स्टेटर है और ये जो रोटर है, इन दोनों के बीच में क्या है, एयर गैप है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 10 यूनिट्स का पावर सप्लाई किया गया, और रोटर के पास वो आते आते कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 यूनिट का पावर रोटर पे डेवलप हुआ। तो क्योंकि ये 2 यूनिट्स का पावर कहाँ गया, तो 2 यूनिट्स का पावर जो एयर गैप को क्रॉस करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि सप्लाइड जो पावर था, ठीक है, पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर प्लस रोटर पावर, रोटर में जो डेवलप पावर है। ये एक जनरल सा इक्वेशन है, ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड नहीं है, बट समझने के लिए। तो हमने जितना 10 यूनिट यहाँ दिया था, लेकिन रोटर पे जाते तक वो कितना हो गया, 8 यूनिट, 2 यूनिट कहाँ गया, एयर गैप पर। और ये जो लॉस है, इसी लॉस के कारण डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ होगी रोटर डेवलप्ड पावर की, वो स्टेटर डेवलप्ड पावर से कम होगी। तो क्या आपको लगता है कि कभी भी ये जो स्टेटर की स्पीड थी हमारी, दैट इज़ ns, उसको ये रोटर कैच कर पाएगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जब स्टेटर की स्पीड मान लीजिए ns थी, तो रोटर की स्पीड हमेशा ns से कम ही होगी, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पावर है स्टेटर का पावर, ये कभी भी रोटर का पावर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एयर गैप में लॉस होगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू भी हम बोल सकते हैं कि रोटर की स्पीड जो है nr इज ऑलवेज लेस देन ns, रोटर की स्पीड इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड पर ही क्या होगा, हमारा स्टेटर जो है वो घूमने का कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन आया, एक कंक्लूजन ये आया कि आवर 3 फेज इंडक्शन मोटर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, विल ऑलवेज रन एट सब सिंक्रोनस स्पीड। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रेरण मोटर है वो क्या करेगी, हमेशा किस स्पीड पर, किस गति पर चलेगी, सब सिंक्रोनस स्पीड। सब सिंक्रोनस 3 स्पीड होती है। एक तो हमने पढ़ा सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज ns, सब सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस। ये 3 स्पीड को ध्यान में रखिए, दैट इज ns, ये ns से कम होगा सब सिंक्रोनस और ns से ज़्यादा होगा सुपर सिंक्रोनस। तो इंडक्शन मोटर जो चलने वाली है वो हमेशा किस स्पीड पर चलने वाली है, लेस देन ns। हमारी सिंक्रोनस मशीन तो ns पर ही चलती है। ये एक चीज़ हम देखेंगे आगे के थोड़े चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में मैं आगे बताऊंगा आपको ये कहाँ पर पॉसिबल है और ये क्यों पॉसिबल है, कैसे होता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इंडक्शन मोटर विल ऑलवेज रन एट अ स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। अब क्योंकि हमारा जो रोटर है, रोटर स्पीड इज ऑलवेज लेस देन ns, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज स्लिप। स्लिप स्लिप क्या होता है, स्लिप इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेटर स्पीड। मतलब ns माइनस nr अपॉन ns, ये होगा हमारा स्लिप। और अगर यहाँ परसेंट लिखना है तो यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप बिल्कुल एकदम से रट लीजिए। डिफरेंस क्या है, ns माइनस nr, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन ns सिंक्रोनस स्पीड, और परसेंट में लाना है तो इंटू 100%। तो स्लिप जो होगा वो 0 to 1 वेरी करेगा, मिनिमम स्लिप कैन बी 0। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ज़ीरो स्लिप है, मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे होगा, ns माइनस एन आर इक्वल टू ज़ीरो। कब होगा, जब ns इज इक्वल्स टू एन आर होगा, मतलब रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ जाएगी। ये कहाँ होता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द सिंक्रोनस मोटर्स या सिंक्रोनस मशीन्स पर। तो स्लिप ज़ीरो कहाँ हुआ, स्लिप की वैल्यू ज़ीरो कहाँ हुई, सिंक्रोनस मशीन पर, कोई भी वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। स्लिप 1 कब होगा, तो s इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर इज इक्वल्स टू 1 लिखना है मान लीजिए। तो दैट इज एन एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन आर। ये 1 कब होगा, जब हमारा ये वाला इक्वेशन नहीं आएगा, वेरी सॉरी, इसको काट देंगे। ns माइनस एन आर अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू 1। ये 1 कब होगा, जब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। इसके लिए ns माइनस एन आर अपॉन एन एस, इसको 1 लाना है, तो मान लीजिए रोटर स्पीड को हम 0 ले लेते हैं, तो ns अपॉन एन एस क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। मतलब जब हमारा रोटर स्पीड 0 है, मतलब क्या, स्टैंड स्टिल पोजीशन, मोटर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो कोई भी मोटर जब स्टैंड स्टिल पर होगी, तो मतलब एन आर की वैल्यू 0 होगी, तो स्लिप कितना होगा, 1 होगा। और 1 स्लिप इज द मैक्सिमम स्लिप। मैक्सिमम स्लिप कब होगा, स्टैंड स्टिल पर। तो ये कब हुआ, ये सिंक्रोनस स्पीड पर या सिंक्रोनस मोटर के लिए पॉसिबल है, और ये स्टैंड स्टिल मोटर रुकी हुई है, तो स्लिप मैक्सिमम और स्लिप मिनिमम सिंक्रोनस। बट हमारी जो मशीन है अभी सिंक्रोनस मशीन और स्टैंड स्टिल के बीच में काम करेगी, मतलब स्लिप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये किसके लिए है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए, जो हमको अभी पढ़ना है। क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं स्लिप से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्लिप का ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, 0 कब होगा, 1 कब होगा और इंडक्शन मोटर के केस में क्या होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट।
तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक त्रिकला फेज मोटर मतलब 3 फेज प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर स्टार्ट किया जाता है। 2% और 4% स्लिप पर रोटर की गति आरपीएम में निकालें। ठीक है, चलिए तो हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। अब सिंपल सा जो बार बार मैं एक चीज़ को आपको लिए दोहराता हूँ कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है। सबसे पहले हमको लिखना है गिवन फॉर्मूलेज गिवन द डाटा। तो सबसे पहले डाटा ये हमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और स्लिप कितना दिया है, एक 2% दिया है, और S2 मान लेता हूँ, इसको S1 मान लेता हूँ, ये 4% दिया है। नाउ सबसे पहले हम लेंगे NS निकालेंगे। तो NS इज इक्वल्स टू 120F/P। बट क्वेश्चन में आपको पोल्स की वैल्यू नहीं दी है, पोल्स कहीं भी नहीं लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर आप लिख लीजिए लेट P इज इक्वल्स टू 2 पोल, मिनिमम 2 पोल हो सकते हैं, तो हम 2 पोल के लिए सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ लिखता कि 4 पोल की रोटर है तो आप 4 पोल लेते, बट क्वेश्चन में नहीं दिया, एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप एज्यूम कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे NS इज इक्वल्स टू 120 इंटू 50/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3000 RPM आ जाएगा, 3000 RPM। अब हमें 2% के लिए पहले करना है। फर्स्ट हम निकालेंगे S1 के लिए। S1 इज 2% में है, उधर 100 लूँगा मैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3000 माइनस NR हमें निकालना है अपॉन 3000 इंटू 100। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो NR की जो वैल्यू है वो आएगी 2940 RPM। आप सॉल्व करके देखिए, आपको NR यहाँ से मिलेगा 2940 RPM, और यही क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक सेकंड यहाँ पर लेते हैं S2 इज इक्वल्स टू 4% के लिए, तो 3000 माइनस NR अपॉन 3000 इंटू 100। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो NR की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2880 RPM, और यही जो NR है यही क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड बिट का आंसर हो जाएगा। तो स्लिप जब 2% थी तो रोटर स्पीड कितनी आई, 2940। जब 4% हो गई तो स्पीड जो है वो क्या हो गई, और कम हो गई। यहीं से आप देख सकते हैं स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS। अब जब स्लिप की वैल्यू 2 थी तो NR की वैल्यू ज़्यादा है। अब जब स्लिप की वैल्यू बढ़ गई तो NR की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको परसेंटेज पर भी ध्यान देना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि एक त्रिकला फेज 4 पोल की मोटर में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जाती है और 2% स्लिप पर चलाई जाती है, तो ज्ञात करना है फ्लक्स की सिंक्रोनस गति, ठीक है, और रोटर की गति और रोटर चालकों में प्रेरित EMF की आवृत्ति। यस, रोटर चालकों में EMF की आवृत्ति, ये थोड़ा सा कंसेप्ट नया है हमारे लिए। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा में लिखूंगा, पोल्स कितना दिया हुआ है 4, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज भी लिख लेते हैं 415 वोल्ट, और स्लिप कितना दिया हुआ है 2%। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है NS। ये सारे क्वेश्चन में आपको NS पहले फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 120 50/4, तो आंसर विल बी 1500 RPM, 1500 RPM। इस 1500 RPM पर ही क्या होगा, हमारी फ्लक्स चलेगी सिंक्रोनस गति पर। तो फर्स्ट जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1500 RPM। अब हम चलते हैं, सेकंड जो निकालना है वो निकालना है हमें रोटर की गति। तो उसके लिए स्लिप का फॉर्मूला है NS माइनस NR अपॉन NS, और यहाँ परसेंट लिख दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 100। अब NS की वैल्यू है हमारे पास 1500, रोटर की गति नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है। NS अगेन 1500 इक्वल टू, यहाँ 100 को इधर में ले जाऊंगा
और स्लिप की वैल्यू है 2%, तो ये हो जाएगा 0.02। अल्टीमेटली बात वही है। तो यहाँ पर जो NR की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1470 RPM, और यही क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, रोटर की गति कितनी होगी। अब हमें निकालना है रोटर चालकों में प्रेरित EMF की आवृत्ति। सी, हमारा जो स्टेटर था और एक रोटर था, तो स्टेटर में जो फील्ड ये जो फ्लक्स बनेगी, इसकी जो आवृत्ति होगी वो, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज से जनरेट हो रहा था, तो इस सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और इस स्टेटर फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि F विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। क्लियर। बट यहाँ के बाद पावर जो है वो रोटर की ओर आ रहा था, और यहाँ पर मान लीजिए F डैश है, तो F डैश विल नॉट बी इक्वल टू F। क्यों? क्योंकि F डैश किसके कारण आ रहा है, इस F के कारण आ रहा है। तो और प्रेरित हो रहा है, प्रेरण EMF में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे, NS माइनस NR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 F डैश अपॉन P। ये लिख सकते हैं हम, स्लिप के लिए ये फार्मूला लिख सकते हैं। और एक फार्मूला है NS इज इक्वल्स टू 120 F बाई P। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा, 120 F डैश अपॉन P इंटू, ये इसके नीचे लिखूँगा मैं, उसके नीचे लिखने के कारण P ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 120 F 100 P बाई 120 F, और ये हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, यहाँ से P कैंसल, 120 कैंसल, तो यहाँ क्या मिलेगा, F डैश इज इक्वल्स टू, ये F इधर चला जाएगा और NS माइनस NR अपॉन NS क्या है, S है, तो F डैश की वैल्यू क्या मिली, SF मिली। मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्लिप टाइम्स ऑफ द स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, F डैश इज इक्वल्स टू स्लिप कितना है 2%, और रोटर की हमारी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है 50, तो यहाँ से F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1 हर्ट्ज आएगी, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सी, रोटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज इस तरह के यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितना स्लिप दिया हुआ है। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया। इसके एक और टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये अच्छे लगे होंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।